बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही अहम लेक्चर जो कि जर्नल एंट्रीज़ के हवाले से है। और ये जर्नल एंट्रीज़ ये सुहेल अफज़ल की बुक से नहीं है, ये डिफरेंट दुनिया की बुक्स हैं। जिस तरह एक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स मीक्स है, इसी तरह फ़ॉरेन बुक्स हैं जो कि बाहर की कंट्रीज़ में बुक्स स्टडी करते हैं। तो ये एंट्रीज़ इसीलिए आपसे करवाई जा रही हैं कि आपको कोई एग्ज़ाम में ऐसी एंट्री आउट ऑफ सिलेबस आ जाती है या कुछ ऐसी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंट्रीज़ आ जाती हैं जो कि पाकिस्तानी बुक्स से नहीं हैं या डिफरेंट बुक्स से हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए जो बच्चे ये एंट्रीज़ कर लेंगे उनको पाकिस्तानी जो राइटर्स की बुक्स हैं और फॉरेन राइटर की बुक्स हैं उनमें बहुत ही ग्रिप हो जाएगी, तो वो कोई भी एंट्रीज़ को अच्छी तरह से जज कर लेंगे। तो पाकिस्तानी बुक्स में ये एंट्रीज़ मौजूद कुछ नहीं है, कुछ हैं, बट जो मैं आपके सामने ये एंट्रीज़ पेश करने लगा हूँ ये पाकिस्तानी बुक्स के अंदर मौजूद नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट जर्नल एंट्रीज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो अभी स्टार्ट कर देते हैं जी। फर्स्ट एंट्रीज़ की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सबसे पहले क्या मेंशन लिख किया हुआ है जी? पहली एंट्री है, ओनर इन्वेस्ट 10,000 कैश इनटू बिजनेस। तो ये काफ़ी इजी एंट्री है कि आपने ओनर ने इन्वेस्ट किया है कारोबार में, तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट, तो ये कॉमन सी एंट्री। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाय इक्विपमेंट फॉर ₹5,000। इक्विपमेंट एसेट है, ख़रीदा है आपने, तो बिज़नेस में आया है, इक्विपमेंट डेबिट होगा, ठीक है। और क्योंकि इक्विपमेंट कैश पे ख़रीदा है तो कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पे गलती से अकाउंट पेबल लिखा हुआ है, क्या आएगा? कैश, ठीक है। तो ये दो एंट्री हमने डिस्कस कर ली हैं। फर्दर एंट्रीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं। परचेज ऑफ सप्लाई ऑन क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री में बाय $1,200 ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट। आपने खरीदी हैं सप्लाईज ऑन अकाउंट, उधार, अब पैसे तो नहीं दिए। तो जो परचेज़ करते हैं तो परचेज़ कोई भी आइटम होती है, जो भी चीज़, वो डेबिट होती है, सप्लाईज अकाउंट डेबिट होगा। और अब पेमेंट तो नहीं की, तो करनी है फ्यूचर में, अकाउंट पेबल लायबिलिटी है ना आपकी, तो वो क्या होगा? क्रेडिट। तो ये एंट्री है नंबर 3। आगे चलते हैं, बारी बारी हम ये एंट्रीज करने लगे हैं। पे $800 रेंट इन कैश। तो बेटा आपने रेंट पे किया, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और इसके रूल्स भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आपके नोट्स बुक में होंगे। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब जो एंट्रीज, जो ये वो एंट्रीज हमने डिस्कस की हैं जो ऑलरेडी बहुत पढ़ भी चुके हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है, प्रोवाइड सर्विसेज एंड रिसीव कैश। आपने सर्विसेज दी हैं, जैसे आप सेल करते हैं चीज़ें तो वो कैश के बदले सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज जैसे देखिए ना, बहुत सी कंपनीज है वो सर्विस बेस होती हैं, जैसे TCS है, सर्विस देता है, टीचर हैं पढ़ाते हैं और उसकी फ़ी लेते, तो कोई चीज़ नहीं बेचते, तो सर्विस अब कैश डेबिट हो जाएगा क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं और आपको कैश मिल रहा है। और सर्विसेज रेवेन्यू, ठीक है, क्या? सर्विसेज रेवेन्यू, जो कि सेल तो नहीं आ सकता ना, सर्विस आपकी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, इनकम में इजाफा हुआ। इसके बाद जनरल एंट्री नंबर 6, स्टूडेंट प्रोवाइड सर्विसेज वर्थ $1,800 ऑन अकाउंट। अब यहाँ पे आपने सर्विसेज दी हैं लेकिन पैसे नहीं लिए, ऊपर आपने पैसे ले लिए थे ना, तो अगेन एंट्री में जब पैसे नहीं लिए, फ्यूचर में लेंगे अकाउंट रिसीवेबल, तो यहाँ पैसे लेने की बात ये नहीं है कि आप फ्री काम कर रहे हैं,
मतलब ये है कि आप ओन अकाउंट, यहाँ पे मेंशन है ना, उधार आपने सर्विस दी हैं लेकिन उसे कहा है कि चले फ्यूचर में पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है जब आपने फ्यूचर में पैसे लेने हो, वो आपका एसेट होता है अकाउंट रिसीवेबल। एसेट में इजाफा डेबिट, और रेवेन्यू में इजाफा ये क्रेडिट होता है, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे आएगी। इसके बाद 7 वाली एंट्रीज देखते हैं। नंबर 7 पे 1200 टू सप्लायर फॉर अर्लियर क्रेडिट परचेज। तो पहले आपने उधार चीज़ें खरीदी थी उसकी पेमेंट कर दी है, तो अकाउंट पेबल देखे ना, पहले आपने जब उधार चीज़ें खरीदी थी तो क्या एंट्री करते हैं, ये देखें जी, अकाउंट पेबल क्रेडिट होता है क्योंकि लाइबिलिटी में इजाफा हो जाता है ना। लेकिन अब क्योंकि वो पेमेंट आपने कर दी है, तो अब तो बच्चे ये 7 वाली एंट्री में क्या होगा, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा ना, लाइबिलिटी में कमी हो जाएगी। पहले आपकी लाइबिलिटी में इजाफा हो गया था जब आपने परचेज़ की थी उधार, लेकिन जब आपने लाइबिलिटी मतलब पेमेंट कर दी है तो लाइबिलिटी में कमी होगी और कैश भी कम हो गया। तो लाइबिलिटी जब कम होता है वो डेबिट होता है और इजाफा होता है फिर क्रेडिट होता है। तो कैश कम होता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो ये एंट्री आपके सामने। ओनर विड्रॉ $500 कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी आता है तो मैंने आपको बताया हुआ है वो ड्राइंग्स होती हैं। आप पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बिजनेस से पैसे निकलवाते हैं, वो ड्राइंग होती है और ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे लिखा जाता है। तो फिर जो की चीज़ें कम होती हैं, जैसे निकलवाई हैं आपने, कैश निकलवाया, कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है जी। पे 1200 फॉर 1 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपने 1200 पे किया है और आपने 1 ईयर की इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी। अब देखें, ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन क्योंकि आपने 1 साल के पैसे पहले ही पे कर दिए हैं तो इसको हम एक्सपेंस को बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा ये एसेट होता है किसी भी बिजनेस का। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब जब आपने इंश्योरेंस करवा ली है तो वो आपका एसेट बन गया ना, 1 साल के लिए वो आपके पास ही रहेगी इंश्योरेंस, तो वो आपका एसेट बन जाएगा। और इसमें इसका मतलब आपका एसेट में इजाफा हो गया। तो और कैश कम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पेमेंट की थी। तो इसीलिए ये बेटा एंट्री डेबिट साइड पे आएगी, एसेट में इजाफा डेबिट और एसेट में कमी क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इम्पोर्टेंट एंट्री आ रही है। बारो $1,500 $50,000 फ्रॉम बैंक। एक बैंक से आपने उधार पैसे लिए हैं, लोन लिया है, साइनिंग अ नोट पे, वो साइन करके आए हैं कि हम फ्यूचर में इसकी पेमेंट करेंगे। तो हर बार लोन लिया तो साइन करना है आपने, नोट कोई डॉक्यूमेंट होता है नोट पेपर। तो बैंक से जब आप पैसे ले रहे हैं कर्जा तो कैश डेबिट होगा। तो और नोट्स पेबल आएगा, अकाउंट पेबल नहीं आएगा, क्योंकि बेटा अब आपने नोट्स बैंक के साथ एग्रीमेंट किए, तो इसीलिए आपकी लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। आपने उन्हें कहा है कि हम आपको ये जो पैसे हैं इस नोट के बदले आपको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो सारी बात है, वो डॉक्यूमेंट्स के बदले होगा, उस जो भी कल को वही दिखाए जाएंगे अगर आप पैसे देने से इनकार कर देते हैं। तो क्लियर है, ये याद रखिएगा। नोट तब आएगा जब नोट्स आप साइन करते हैं, तो नहीं तो अकाउंट पेबल ही आना था। 11 वाली एंट्री पे आए। परचेज इन्वेंट्री वर्थ $4,000 ऑन अकाउंट। तो ये आपको पता है आपने उधार खरीदी हैं और पैसे देने हैं अकाउंट पेबल, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। आगे चलते हैं 12 वाली एंट्री पे। सेल इन्वेंट्री कॉस्टिंग 800 फॉर 1200 ऑन अकाउंट। तो बेटा एंट्री ये है कि जी आपने 800 की चीज़ें, लेकिन आपने बेची कितने की, 1200। तो
उधार बेची हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। तो ये बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या किया जाता है। तो बेटा इसमें यही होता है कि आप जितने की बेचते हैं उस हिसाब से एंट्री करते हैं, ठीक है, जितने की बेची। आगे चलें, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की है, यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट किया गया है, यानी यूटिलिटी गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कहते हैं, या इनके रिलेटिव जो चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट लिख लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हैं, बट ये इसका हेड है तो इसको भी लिखा जा सकता है। जब आप बिल पे करते हैं तो कैश कम हो जाएगा। इम्पोर्टेंट एंट्री आ रही है आगे, सैलरीज ऑफ $1,500 अर्नड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने सैलरी को अर्न किया है बट नॉट येट पेड। देखिए आपने सैलरी पे, आपके जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने सैलरी, उनकी डेट आ गई हुई है सैलरी, मतलब आपने उन्हें सैलरी देनी है, लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने सैलरी तो कमा ली है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं की। तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि सैलरी जो है वो एक्सपेंस है आपका 1500, वो तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन सैलरी फ्यूचर में पे करनी है तो सैलरी पेबल क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी बन गई। तो सैलरी एक्सपेंस आपने इसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, एक्सपेंस पे किए या नहीं पे किए। जहाँ पे इनकम लिखनी है वहाँ पे उस साल एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करने हैं। ये आपको याद होगा जर्नल एंट्री में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंस कई बच्चे पूछते हैं यहाँ क्यों लिखा है जब पे नहीं किया, पे किया या नहीं किया। अगर वो इवेंट हो चुका है, वो ट्रांजैक्शन मतलब वो डेट आ चुकी है तो फिर वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये याद बात है। इसके बाद 14 वाली एंट्री देखें, कैश इन एडवांस फॉर सर्विस टू बी परफॉर्म नेक्स्ट मंथ। आपने रिसीव $1,000 की है कैश एडवांस में। ये जैसे कॉलेज में आप पढ़ते हैं, आपको पता है कॉलेज वाले आपसे एडवांस में ही पैसे ले लेते हैं। तो सर्विस तो बाद में दे रहे हैं ना वो कॉलेज में, जैसे क्लासेस बाद में आप पढ़ते हैं, सेमेस्टर की फ़ीस एडवांस में ले लेते हैं। तो जो एडवांस में पैसे लिए हैं वो कैश तो आ गया डेबिट, लेकिन इसको क्या लिखते हैं, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ सब स्टूडेंट इसको जब रिकॉर्ड करें साथ इसको मेंशन भी करें, अन रेवेन्यू। इसे क्या कहते हैं, अन रेवेन्यू। अन रेवेन्यू ऐसी रेवेन्यू जो कि आपने एडवांस में रिसीव कर ली, अभी उसके बदले काम नहीं किया, काम फ्यूचर में करना। जैसे कॉलेज वाले हैं उनके लिए ये लाइबिलिटी बन जाएगी। जैसे यहाँ पे एंट्री है कैश एडवांस में की है और सर्विस बाद में देनी है। जैसे कॉलेज वालों ने सर्विस तो बाद में दी, आपने शुरू में जाके उसकी फ़ी जमा एडवांस में जो बनती है आपने जमा करवाई है। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्यों आया क्रेडिट साइड पे, ये लाइबिलिटी होती है क्योंकि आपने एडवांस रिसीव कर लिया हुआ है, और अनअर्न्ड रेवेन्यू आपके लिए लाइबिलिटी होगा। फ्यूचर में आपने पेमेंट उसको काम पूरा करना है तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि ये मेरी कमाई हो गई। तो एडवांस में जब आप पैसे लेते हैं उसको बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये लाइबिलिटी, ठीक है बेटा। ये एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछा जा सकता है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, मतलब कहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इसके बाद आगे चलें तो पे $700 इन सैलरीज प्रीवियसली अक्रूड। तो अब आपने ना कुछ सैलरी हैं जो थी, जैसे ऊपर सैलरी आपने पढ़ा ना, वो पे करनी थी। तो पे $700 इन सैलरी प्रीवियसली अक्रूड, तो ये पेमेंट कर दी है, कैश कम हो गया और अकाउंट पेबल जो पेमेंट करनी थी, यहाँ पे सैलरीज पेबल भी आ सकता है, ठीक है। आप सैलरी पेबल लिख लें क्योंकि सैलरी आपने पे करनी थी ना। तो सैलरी पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट।
इसके बाद 16 वाली एंट्रीज आ रही हैं, इम्पोर्टेंट एंट्री है ये भी। इशू $10,000 इन बॉन्ड्स पेबल एट फेस वैल्यू। बॉन्ड इशू किए और ये बेसिकली आपने 10,000 इन बॉन्ड्स पेबल एट फेस वैल्यू। तो अब जब आपने बॉन्ड्स ये जो इशू किए हैं तो ज़ाहिर बात है आपके पास पैसे आए हैं। जैसे लोग बॉन्ड खरीदते हैं ना, आप इशू करते हैं तो कैश आपके पास बिजनेस में आ गया। ये जैसा आप अपना कैपिटल को बढ़ाने के लिए बॉन्ड देते हैं, रिफंड जैसे शेयर इशू करते हैं, उसी तरह ये तो कैश में इजाफा हो जाएगा आपके बिज़नेस में। और फिर वो जो बॉन्ड आपने लोगों से ले लिए हैं, मतलब उसके पैसे जो कैश की शक्ल में ले लिए, तो वो बॉन्ड असल में आपके लिए लायबिलिटी है कि आप लोगों से बॉन्ड लोगों को दे रहे हैं और उसके बदले पैसे ले रहे हैं। तो बॉन्ड लोग ले लेते हैं अक्सर, डिफरेंट कंपनीज का, बैंक का, मुल्कों का। द कंपनी अर्न $100 इन इंटरेस्ट बट इट हैज़ नॉट येट बीन रिसीव। देखिए कंपनी ने $100 कमा लिया हुआ इंटरेस्ट, लेकिन रिसीव नहीं किया। देखिए रिसीव नहीं किया, रिसीव करना तो है फ्यूचर में, तो इसीलिए वो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट होगा। और जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, रेवेन्यू आपने कमा तो ली है, वो आपकी रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, वो आपकी इनकम में इजाफा हुआ है, वो डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। आपको पता है 5 स्टेप बता दिए हूँ। और मैंने ये भी कहा था वो 5 रूल्स, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ में इजाफा, डेबिट, वो जो भी रूल्स आपको बताए थे उन्हीं को आप बार बार करेंगे, फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। आगे बढ़े, मज़ीद 18 वाली एंट्रीज पे आ गए हैं। द कंपनी इशू 1000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक एट 15 पर शेयर। अब शेयर कंपनी इशू कर रही है और मैंने आपको बताया कि कंपनी अपना एसेट, अपने कैपिटल को मैक्सिमाइज करने के लिए करती है कि उसकी कंपनी का कैपिटल बढ़ जाए। तो अब कैश में इजाफा हो गया कारोबार में, क्योंकि लोगों ने जब आपने इशू किए हैं तो आपके पास पैसा आएगा। और यहाँ पे कैपिटल स्टॉक भी लिखा जा सकता है या कॉमन स्टॉक भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कॉमन स्टॉक लिखा हुआ है, ये कैपिटल वाली ही एंट्री है, बट क्योंकि कॉमन शेयर्स आपने इशू किए हैं तो इसीलिए कॉमन शेयर आ रहा है। द कंपनी एस्टिमेट दैट 300 ऑफ इट्स अकाउंट रिसीवेबल। ये ना कंपनी ने एक अंदाज़ा किया है कि उसके ना $300 ऐसे हैं जो कि रिसीवेबल हैं। विल बी अनकलेक्टेबल, जो मतलब आपने उधार पैसे लेने होते हैं ना, कंपनी ने देखा है कि $300 ऐसे हैं जो आपने कंपनी ने अभी रिसीव करने थे, बट विल बी अनकलेक्टेबल मतलब रिसीव नहीं हो सके। एंड रिकॉर्ड्स एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। तो इम्पोर्टेंट एंट्री ये है कि कंपनी जो है उसने ना पैसे लेने थे लोगों से, लेकिन वो पैसे अभी तक रिसीव नहीं हो सके, तो इसीलिए वो अनकलेक्टेबल हो गए। तो इसको कंपनी ने फिर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट रिकॉर्ड करना है। तो बैडर्स कहते हैं ऐसे कर्ज़े, ऐसे पैसे जो कंपनी को रिसीव नहीं हो सके, लोग पैसे देने से इनकार कर चुके हैं या भाग चुके हैं, तो बैड डेट्स एक्सपेंस हो जाता है फिर कंपनी का, तो वो डेबिट हो जाएगा। और इसी का जो पोर्शन है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, कि ये वो पैसे जो अभी डाउटफुल में चले जाते हैं, इनके बैड डेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो जो पैसे होते हैं ना, जैसे ये 300 है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया बैड डेट्स में, तो बैड डेट्स एक्सपेंस बन गया है और इसका जो पोर्शन है वो क्रेडिट साइड पे लिखना होता है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। आगे चलें। द कंपनी डिपॉजिट्स $300 इन कैश फ्रॉम सेल इनटू इट्स बैंक अकाउंट। तो इजी है, आपके बैंक में पैसे जमा कराए हैं, बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया।
बैंक चार्जेस अ ट्रांजैक्शन फ़ी ऑफ $50 फॉर प्रोसेसिंग अ डिपॉजिट। तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस है और इसके बदले बैंक अकाउंट ये क्रेडिट होगा। इसके बाद आगे चले, द कंपनी परचेज इन्वेंट्री वर्थ $800 with 50% trade discount from supplier. The total payable after the trade discount is 6800। तो ये बेटा ट्रेड डिस्काउंट के वाले से एंट्री है। और अब कुछ एंट्रीज मैंने मेंशन की है, वो जब स्टूडेंट्स रिपोर्ट करेंगे ये सारी एंट्रीज, उसी के साथ आंसर इसका भी करेंगे। तो ये एंट्री स्टूडेंट के ऊपर होंगी, कुछ मैंने आगे डिस्कस की है। आगे 23 वाली भी, द कंपनी सेल गुड्स $2000 विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट, द नेट सेल इज 1600। ये भी स्टूडेंट ने करनी है। द कंपनी सेल्स ओल्ड गुड्स वर्थ ₹5000 to be customer on credit and receive a promissory note for 5000 payable in 90 days। तो बेटा ये भी आपने करनी है, इस पे काम करिएगा, पूछिएगा और जो भी आपका क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद द कंपनी सेल गुड्स, द ओनर कंट्रीब्यूट 5000 वर्थ ऑफ इन्वेंट्री इन एक्सचेंज फॉर स्टॉक बिजनेस। तो ये भी आपने खुद करना है। तो मैं ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि बाद में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। तो ये पहले 22 वाली जो आपने करनी है इसको आप रीड ऑन कर लें। इसके बाद 23 वाली है, ये भी आप नोट ऑन कर लें। इसके बाद 25 वाली है। इसके बाद ये एंट्री, द कंपनी परफॉर्म सर्विसेज फॉर क्लाइंट एंड द क्लाइंट एग्री टू पे एट लेटर। तो कंपनी ने क्लाइंट के लिए सर्विस की हैं और उसने कहा है कि मैं फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा। द ओनर कंट्रीब्यूट 5 फॉर वर्थ ऑफ इन्वेंट्री एक्सचेंज फॉर स्टॉक इन बिजनेस। द कंपनी सेल्स ओल्ड गुड्स फॉर। तो ये बेटा सारी एंट्रीज कुछ आपसे भी मैंने करवाने के लिए कहा है और ये सारी आपकी वर्किंग है, इसको नोट करें। और अगर आप ये 26 एंट्रीज कर लेते हैं तो बेटा आपको कहीं भी बुक्स है इंटरनेशनली वो आपको तंग नहीं होगा, आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, आप इजीली इसे कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करें। लास्ट पे यही कहूँगा कि मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और लास्ट पे लेक्चर के हमेशा की तरह कुछ सीखना होता है, हमने समझना होता है, इस पे अमल करने की कोशिश करनी होती है। तो लास्ट पे यही, ये मत कहो ये नहीं हो सकता, बल्कि कहो ऐ मेरे रब मेरे लिए आसानी फरमा, क्योंकि कुरान पाक गवाह है। समुंदर था जिसने डुबोया नहीं, वो आग थी जिसने जलाया नहीं, वो मछली थी जो हज़म ना कर सकी, वो बच्चा था जो बोल पड़ा। ये सारा कुछ कुरान पाक में आपने पढ़ा हुआ है, कुरान की आयत में, कि अल्लाह पे यकीन बहुत कामिल होना चाहिए, बहुत ईमान मजबूत होना चाहिए। तो ये अल्फाज आप नोट डाउन करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको कामयाबी आपके पेरेंट्स को खुश रखें और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।